हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के अंतर्गत बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी के अंतर्गत सेट 9 को सॉल्व करेंगे और इसमें हम लोग सीडीपी के 30 क्वेश्चन यानी कि 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। क्या है? सही दिशा में लाएंगे। जो क्या करेंगे? लाएंगे। एक अति सक्रिय बालक है और उसको सही दिशा में आप कैसे लाएंगे? उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे। ठीक है, उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। ऑप्शन बी है, उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निश्चित करेंगे। ऑप्शन सी है, उसे श्यामपट्ट पर क्या करेंगे? आज साफ करने का काम देंगे। और डी है, इनमें से कोई नहीं। भैया बालक क्या है? अति सक्रिय है, तो अति सक्रिय तो उसको कहीं ना कहीं सक्रिय करना पड़ेगा। तो ना तो हम उसे पहली पंक्ति में बैठा कर प्रॉपर नज़र रख पाएंगे और ना ही उसे कोने में बैठने की जगह देंगे। बल्कि ऑप्शन सी देखिए सही है कि आज उसे श्यामपट्ट साफ करने का हम क्या करेंगे? काम देंगे। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है कि पृथक पृथक समजातीय, ठीक है, पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। तो किस पर आधारित होती है? उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनमें उनमें समकक्षों की चित्रवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, या उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। देखिए किस पर? ऑप्शन ए देखिए, उनके अभिभावकों के चित्रवृत्ति पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है हमारा तीसरा प्रश्न, देखते हैं। आपको अपनी कक्षा में क्या है? आपको अपनी कक्षा में दो मंदबुद्धि बालकों को बैठाने के लिए क्या किया है? बोला गया है कि दो मंदबुद्धि बालकों को, मान लीजिए आप शिक्षिका हैं, शिक्षक हैं और आपको अपनी कक्षा में दो मंदबुद्धि बालकों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे? बस वही जो आप करेंगे वही आपका ऑप्शन होगा। तो देखिए, आप उन्हें विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। प्राध्यानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है बैठने के लिए बोलेंगे? क्या आप ऐसा करेंगे? आप खुद ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बल्कि ऑप्शन सी है, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने में तकनीक सीखेंगे और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं तो बिल्कुल नहीं। एक सही है, कौन? ऑप्शन सी, कि भैया जो मंदबुद्धि बालक है उनको सिखाने के लिए आप खुद तकनीकी सीखेंगे, जो टेक्निक होगी वो टेक्निक सीखेंगे। 4 प्रश्न है चौथा, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ है कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए? ऑप्शन ए है, उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे प्रशिक्षण देने की क्या उसे कहीं और प्रशिक्षण देने की ज़रूरत ना पड़े। ऑप्शन बी है, उनके अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। साधन संपन्न होने का क्या ये मतलब है कि उच्च अधिकारियों से संपर्क हो? बिल्कुल भी नहीं। उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। बस ऑप्शन सी ही राइट आंसर है कि उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को समाधान करने का समस्याओं को हल करने का जो ज्ञान है वो होना चाहिए। वही साधन संपन्न शिक्षक माना जाता है। ऑप्शन डी भी देख लीजिए। विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि बिल्कुल भी नहीं। प्रसिद्धि से यहाँ कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। इनके ऑप्शन सी है चौथे क्वेश्चन में राइट। आगे 5वां प्रश्न देख लेते हैं। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है। तो किससे संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है? तो ये क्या है? रक्त नहीं बल्कि व्यक्तित्व है। क्या है? व्यक्तित्व के निर्माण में। व्यक्तित्व के निर्माण में, कक्षा में, अनुशासन में, या इनमें से सभी में। देखिए, संवेगात्मक समायोजन व्यक्तित्व के निर्माण में भी है, कक्षा शिक्षण में भी है, अनुशासन, इन सभी में जो है संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है। छठा प्रश्न है आज का हमारा, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को उचित है। तो शिक्षक को क्या उचित है? क्या करना चाहिए? श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, कहानी कहना चाहिए, या फिर प्रश्न पूछना चाहिए? तो रुचि बनाए रखने के लिए भाई शिक्षक को कहानी कहना चाहिए, स्टोरीज कहनी चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या हैं? छोटे हैं, 1 to 5 के बच्चे हैं। 7वां प्रश्न है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों उचित है? तो भाई खेल जो है वह क्यों उचित है? बच्चे क्यों खेले विद्यालय में?
यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, या यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्या करेगा? तो खेल इसलिए आवश्यक है विद्यार्थियों के लिए कि यह सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ठीक है, 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है हमारा, परिवार एक साधन है। तो परिवार एक कैसा साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक या दूरस्थ शिक्षा का। तो अगर बात करें परिवार अगर साधन, तो अनौपचारिक शिक्षा का। औपचारिक अनौपचारिक क्या होता है? तो औपचारिक शिक्षा जो कि स्कूल कॉलेज में दिए जाते हैं, कहाँ? स्कूल में दिया जाता है, कॉलेज में दिए जाते हैं। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा का हमें अपने जो सहयोगी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमारे सहयोगी होते हैं, हमारे साथी होते हैं, मित्र होते हैं, उनसे हमें अनौपचारिक शिक्षा मिलती है। 9वां प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे विकसित कर सकता है? महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर और आदर्श रूप से बर्ताव कर, या उन्हें अच्छी कहानी सुनाकर। तो कैसे जो है एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का जो है विकास कर सकता है? तो वही कैसे? शिक्षक जो है खुद ही क्या करेगा? आदर्श रूप से जब बर्ताव करेगा तो विद्यार्थी भी उसके इस आदर्श बर्ताव से अच्छा बर्ताव करेंगे। इसीलिए अगर शिक्षकों में विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास करना है तो शिक्षक को अपनी कक्षा में आदर्श रूप से बर्ताव करना चाहिए। 10वां प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या है सबसे इम्पोर्टेंट? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा के समय अनुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना और एक सुवक्ता होना। भाई देखिए, सबसे ज़रूरी है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है। 11वां प्रश्न है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। जब बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, तो कब तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है? देखिए, संवेदन प्रदोष अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रिया अवस्था या मूर्ति क्रिया अवस्था। मूर्ति यानी कि मूर्त क्रिया अवस्था किसने दिया है? तो संज्ञानात्मक विकास के पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई संज्ञानात्मक विकास की? तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है, और उसी अवस्थाओं में से एक अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, और वो अवस्था मूर्त कौन सी है? मूर्ति नहीं बल्कि मूर्त क्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, कौन सी अवस्था? मूर्त क्रियात्मक अवस्था है, और यह तीसरा सोपान है। और कितने वर्ष तक का मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चलता है? 7 से 11 वर्ष। कितना? 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इसमें जो है बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 12वां है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 स्तरों को पहचाना गया। किसके द्वारा? भी मैंने इस प्रश्न का उत्तर आपको बता दिया ऊपर वाले प्रश्न में, कि जो बौद्धिक विकास है बच्चों के, और उसका किसने? कोहलबर, एरिक्सन, पियाजे या स्किनर? पियाजे ने कितने? 4 स्तर बताए थे। 13वां प्रश्न है, उन 4 स्तरों को एक बार मैं बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि रिवीजन आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। पहली अवस्था क्या है? संवेदी पेशीय अवस्था। कौन सी? संवेदी पेशीय अवस्था। ठीक है, संवेदी पेशी, जो कि कितने से कितने वर्ष की चलती है? संवेदी पेशीय अवस्था ये सबसे छोटी अवस्था होती है, पहली अवस्था। और ये दूसरी अवस्था कौन सी होती है? पूर्व संक्रिया अवस्था। पूर्व संक्रिया अवस्था। ठीक है, अवस्था, पूर्व संक्रिया अवस्था। और तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रिया, मूर्त संक्रिय अवस्था। इसमें बच्चा तार्किक रूप से चिंतन प्रारंभ कर देता है। और चौथी अवस्था जो होती है वह क्या होती है? औपचारिक संक्रिया अवस्था। क्या होती है? औपचारिक संक्रिया अवस्था। और ये दिया किसने है? तो पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं बताई हैं। अब 13वां प्रश्न, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम के क्रम में अभिभावक की क्या भूमिका होनी चाहिए? अभिभावक क्या है? अभिभावक, यहाँ पे मैं लिखती हूँ अभिभावक। ठीक है, क्रम में अभिभावक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो भैया देखिए, निषेधात्मक,
अग्र सक्रिय, संवेदनात्मक या उदासीन तो होना ही नहीं, अग्र सक्रिय भी नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? संवेदनात्मक होना चाहिए, निषेधात्मक तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 14वें प्रश्न को। 14वां प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो कहाँ पर हम परिभाषित कर सकते हैं बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में और गृह में। कहाँ पे? नो डाउट ऑप्शन बी राइट आंसर है, विद्यालय और कक्षा में ही बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। 15वां प्रश्न है, आपको डॉट डॉट दिया है, खाली जगह दिया, भरना है। अब कह रहे को अनुप्रेरित शिक्षक के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जा सकता है। ऐसा कौन सा इसमें से लक्षण है जो शिक्षक क्या अनुप्रेरित शिक्षक है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक यानी कि कक्षा में उपस्थित मतलब क्या है? सबसे विद्यार्थी उपस्थित है, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना या कक्षा में पूर्ण अनिवार्यता। तो भाई क्या है जो अनुप्रेरित शिक्षक का संकेत है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ठीक है, 16वें प्रश्न को देखते हैं। 16वां प्रश्न है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। जो बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण है उसकी क्या मान्यता है? तो ऑप्शन ही है, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, या बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या ऑप्शन डी है, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। ऑप्शन डी राइट आंसर है कि बचपन ही वृद्धि और परिवर्तन की क्या होती है? अनूठी एज होती है, अवधि होती है। अब देखते हैं 17वां प्रश्न क्या है। 17वां प्रश्न थोड़ा बड़ा है, ऐसे सीटेट में बड़े ही प्रश्न आते हैं, लंबे लंबे। ठीक है, 17वां प्रश्न, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि उसे क्या क्या जो है परामर्श दिया जाता है शिक्षक को? तो शिक्षक को ऑप्शन ए है, बच्चों को बोलना कि परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें सबसे अच्छा क्या करे? प्रदर्शन करेगा। ऑप्शन बी है, पूर्ववर्ती परीक्षण से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उत्तर देने की अनुमति, यानी कि जो पहले जो परीक्षा हुआ है, जो टेस्ट हुआ है, उन्हीं में से कुछ प्रश्नों को चुन के और छात्रों को उनका उत्तर देने के लिए कहना। तो बच्चे उसका रटे ही रहेंगे तो आसान से जवाब दे ही देंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अब देखिए सी, निम्न कोटि के जो निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ऑप्शन डी है, प्रशिक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना यही सबसे सटीक और अच्छा तरीका है। 18वां प्रश्न है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। किस चीज़ में सबसे ज़्यादा कठिनाई का अनुभव करेगा? सुनिर्मित पाठ में, स्वतंत्र अध्याय में और नियोजित निर्देशन में, या अभ्यास पुस्तिकाओं में। भाई असंगठित घर का बच्चा है वह स्वतंत्र अध्याय में क्या करेगा? सबसे ज़्यादा कठिनाई का अनुभव करेगा। 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ आप क्या है देख रहे हैं, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे उस तरीके से अनुप्रेरित करेंगे। और ऑप्शन डी है, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। ऐसा बिल्कुल नहीं, बल्कि ऑप्शन सी राइट आंसर है, आप जैसे अधिक वह बच्चा प्रगति करे उस तरीके से उसको क्या करेंगे? अनुप्रेरित करेंगे, मोटिवेशन देंगे। ठीक है, 20वां प्रश्न है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति नहीं है तो आप उन्हें क्या करेंगे? कुछ विद्यार्थी हैं जिनका पढ़ने में बिल्कुल चित्तवृत्ति का मतलब पढ़ने में बिल्कुल मन ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अध्ययन के लिए बातें नहीं बल्कि अध्ययन के लिए क्या करेंगे? बाध्य करेंगे, अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। उन विद्यार्थी को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे? नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते, ना ही उसको उनको बाध्य करके आप पढ़ा सकते हैं। उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, तब भी वो नहीं पढ़ेंगे। बल्कि ऑप्शन डी देखिए, उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण कैसी रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे बस, और यही आप कर सकते हैं। ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। 21वां प्रश्न है, श्यामपट्ट को शिक्षक साधन सामग्री के किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? श्यामपट्ट तो श्रव्य साधन, दृश्य साधन, श्रव्य दृश्य यानी में से कोई। श्रव्य यानी कि सुनने वाला, आप सुन सको, दृश्य मतलब दिखाई दे। तो श्यामपट्ट क्या है? श्यामपट्ट सुन सकते हैं क्या श्यामपट्ट पे? नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ श्यामपट्ट दिखाई देता है, तो दृश्य साधन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है।
22वां प्रश्न है, निम्न में से कौन शिक्षक कुशलता से संबंधित है? तो शिक्षक कुशलता से कौन सा संबंधित है? श्याम पट पर लिखना, ऑप्शन बी है प्रश्नों को हल करना, ऑप्शन सी है प्रश्न पूछना, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो अगर बात करें शिक्षक के कुशलता में क्या होना चाहिए, संबंधित है श्याम पट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, ये सभी जो है शिक्षक नहीं बल्कि शिक्षण कुशलता, किससे? शिक्षण कुशलता में आते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है, शिक्षण कुशलता में। 23वां प्रश्न है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, ऑप्शन ए है कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, सी है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन डी है स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो भाई जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? तो उन्हें जो है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, 24वां प्रश्न है, कक्षा यानी कि जो है कक्षा के यानी कि जो शिक्षा की जो होती है किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो कक्षा के जो किंडरगार्टन पद्धति है उसको प्रतिपादन किसने? टीपिनिन ने, स्पेंसर ने, फ्रॉबल ने या मांटेसरी ने मांटेसरी पद्धति दिया था। बात करें फ्रॉबल की, तो फ्रॉबल ने ही किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था। इनको किंडरगार्टन प्रणाली का जनक कहा जाता है। 25वां प्रश्न है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे? आप उसकी उपेक्षा, बच्चों की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे या बच्चों को दान देना शुरू करेंगे? भाई आप अगर अभिभावक मिलने नहीं आ रहा है तो आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। 26वां प्रश्न है, निम्न कक्षाओं में शिक्षक की खेल विधि आधारित है। तो शिक्षक की जो खेल विधि आधारित होती है वह किस पे आधारित होती है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षक की वीडियो के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या शिक्षक के सामाजिक सिद्धांतों पर, किस पर होती है? तो कक्षा में शिक्षक की खेल विधि किस पर आधारित होती है? तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। 27वां डिसलेक्सिया संबंधित किससे है? मानसिक विकार से, गणितीय विकार से क्या होता है? डिस्कैलकुलिया होता है। पठन विकार से और व्यवहारिक विकार से, तो डिसलेक्सिया पठन विकार से होता है। पठन विकार में क्या होता है? बच्चा बी को डी पढ़ता है और डी को क्या पढ़ता है? बी को बी पढ़ता है। श को वाज पढ़ता है और वाज को शा पढ़ता है। किसमें? डिसलेक्सिया में बच्चा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 28वां प्रश्न देखते हैं, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? दूसरे सामान्य बालकों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के साथ, विशेष विद्यालय में विशेष विद्यालयों के साथ, या विशेष शिक्षकों के साथ। किसके साथ होने? विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो बच्चों में क्या हो जाएगी? उन बच्चों में हीन भावना का विकास हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, अधिगम के प्रकरण में अभिप्रेरणा क्या है? तो अभिप्रेरणा सिखाने वाले की स्मृति को तेज बनाता है, पुरानी अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक देसी रूप में सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। बस अभिप्रेरणा मोटिवेशन रुचि का ही कि तो क्या करता है? सृजन करता है। किसमें? लर्नर में, सीखने वाले में। देखिए आपको पर्सनालिटी हो गया, अभी मोटिवेशन हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, इन सब पर एक सेपरेट क्लास मिलेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। उसको जो है उसकी थियरी की क्लास होगी और देन उसके से प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा। बहुत ही जल्द वो क्लास भी आप लोगों की CDP में ही शुरू होगी। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न 30वां देख लेते हैं, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को क्या करेंगे? निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना उचित है, उसकी दैनिक कार्य में उसके माता पिता मित्रों की सहायता करनी चाहिए और कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए, एवं ऑडियो सीडी की जगह सहायता प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन सी ही क्या है? राइट आंसर है। तो ये थे आज हमारे CDP के 30 क्वेश्चन, और यह सीरीज़ जो है लगातार आपके एग्ज़ाम यानी कि 15 दिसंबर तक जारी रहेगी। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से कराई जाएगी CDP। फिर कल EVS की क्लास मिलेगी CDP की, और उसके पास हिंदी की भी क्लास जारी रहेगी, और कोई बहुत ही जल्द आप लोगों को मैथ्स की
पेडागोजी की भी क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ये थी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।